सुरेंद्र कुमार एंड स्वागत है आप लोगों का फिर से एसकेज नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। मेडिकल सर्जिकल की आज की इस क्लास का अपना टॉपिक है हाइपोकैलेमिया। हाइपो वर्ड का मतलब होता है कम हो जाना, डिक्रीज, एंड कैलेमिया मीन्स पोटेशियम। तो वर्ड हाइपोकैलेमिया मीन्स डिक्रीज सीरम पोटेशियम। अपने सीरम के अंदर जो पोटेशियम का लेवल होता है उसका नॉर्मल लेवल से डिक्रीज हो जाना क्या कहलाएगा? हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया के बारे में कि नॉर्मल सीरम लेवल कितना होता है पोटेशियम का, देन कौन कौन से फूड सोर्स होते हैं पोटेशियम के, इसके बाद हाइपोकैलेमिया के कारण, इटियोलॉजी इसकी, क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या ईसीजी के अंदर चेंजेस फाइंड आउट होते हैं हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट के अंदर, कैसे अपन उसको डायग्नोज करके ट्रीट कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हाइपोकैलेमिया से, उनके बारे में भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को मिस ना करें, एंड तक जरूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी हमारी अपकमिंग क्लास होगी उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी क्लास मिस ना करो। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक हाइपोकैलेमिया। सबसे पहले हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज और कम हो जाना, देन कैलेमिया मीन्स पोटेशियम। कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम, जिसको अपन कै से लिखते हैं। पोटेशियम क्या है? मैंने फर्स्ट क्लास थी जो अपनी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की इंट्रोडक्टरी क्लास, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर अब तक की जितनी भी क्लास कंडक्ट की है अपन ने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की, उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अटेंड कर सकते हो। तो पोटेशियम क्या है? मोस्ट अबंडेड इंट्रासेल्युलर कैटायन। सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैटायन होता है पोटेशियम। देन ज्यादातर ये सेल्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट के अंदर ये अपने सीरम के अंदर भी होता है। कुछ अमाउंट के अंदर कहाँ पे होता है? अपने सीरम के अंदर। तो सीरम के अंदर इसका कितना लेवल होता है? तो सीरम के अंदर इसका लेवल होता है 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होता है? 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये होता है नॉर्मल सीरम लेवल। नॉर्मल सीरम लेवल। अगर सीरम के अंदर पोटेशियम का लेवल इस लेवल से कम हो जाए, 3.5 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मीन्स सीरम पोटेशियम लेवल बिलो 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सीरम पोटेशियम लेवल का 3.5 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाना कहलाएगा हाइपोकैलेमिया। तो इसी के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन इससे पहले मैं बता देता हूं कि ये क्या होता है हाइपोकैलेमिया। लाइफ थ्रेटनिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हाइपोकैलेमिया लाइफ थ्रेटनिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। अभी तक अपन ने जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़े थे उन सब में सबसे खतरनाक टाइप का होता है हाइपोकैलेमिया। इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्योंकि मैंने बताया था कि ये कहाँ पे पाया जाता है? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर। और अपनी पूरी बॉडी किससे बनी हुई होती है? सेल्स के अंदर। पूरी बॉडी अपनी सेल्स की बनी हुई होती है। तो अगर इसका इम्बैलेंस हो जाएगा तो पूरे सिस्टम अफेक्ट होंगे। लाइफ थ्रेटनिंग क्यों है? क्योंकि अफेक्टिंग ऑल सिस्टम ऑफ बॉडी। बॉडी के सारे सिस्टम को हाइपोकैलेमिया अफेक्ट करता है। और इनमें से भी मोस्टली कार्डियोवास्कुलर एंड
मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करता है। हाइपोकैलेमिया मोस्टली कार्डियोवास्कुलर एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके अलावा बॉडी के अदर सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। तो कुल मिला के ये सारे सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसलिए क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। देन अपनी बॉडी के अंदर पोटेशियम लेवल को रेगुलेट कौन करता है? तो पोटेशियम लेवल को बनाए रखने का, रेगुलेट करने का काम करती है किडनी। कौन करता है? किडनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी क्या है? प्राइमरी रेगुलेटर फॉर सीरम पोटेशियम। सीरम पोटेशियम। तो देखो यहां से कई चीजें क्लियर हो गई अपने कि मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर कैटायन पोटेशियम, नॉर्मल लेवल इसका 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन लाइफ थ्रेटनिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अफेक्ट करता है मोस्टली कार्डियोवास्कुलर एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, एंड पोटेशियम का प्राइमरी रेगुलेटर होता है किडनी। इसका बैलेंस बनाए रखने का काम करती है अपनी किडनी। तो इस तरह से ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया पोटेशियम के बारे में एंड हाइपोकैलेमिया के बारे में। इसके बाद अपन देखते हैं फूड सोर्स। कि वो कौन कौन से फूड सोर्स होते हैं जिनके अंदर पोटेशियम रिच होते हैं, जिनके अंदर ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है। क्योंकि हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट को आगे जब अपन मैनेजमेंट करेंगे तो पोटेशियम रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे। तो एक होता है अपने बनाना। बनाना क्या होता है? पोटेशियम रिच फूड होता है। देन ऑरेंज, बनाना, ऑरेंज। देन कैंटालूप। क्या होता है? बनाना, ऑरेंज एंड कैंटालूप। कैंटालूप मीन्स अपन जिसे बोलते हैं खरबूजा, वो क्या होता है? कैंटालूप होता है। और कैंटालूप भी पोटेशियम रिच डाइट होती है। इसके अलावा पोटैटो एंड टोमेटो, पोटैटो एंड टोमेटो ये दोनों भी क्या होते हैं? पोटेशियम रिच फूड होते हैं। देन कैरोट, कैरोट, स्पिनाच, एंड स्ट्रॉबेरी। कैरेट, स्पिनाच एंड स्ट्रॉबेरी ये भी क्या होते हैं? पोटेशियम रिच फूड होते हैं। इसके अलावा नॉन वेज के अंदर मैं बात करूं तो फिश एंड बीफ। बीफ मीन्स केटल मीट, केटल मीट। तो ये सारे क्या होते हैं? पोटेशियम रिच फूड सोर्स होते हैं। बनाना, ऑरेंज, कैंटालूप, पोटैटो एंड टमाटो, कैरेट, स्पिनाच, स्ट्रॉबेरी, फिश एंड बीफ ये सारे पोटेशियम रिच डाइट सोर्स के अंदर आते हैं। देन नेक्स्ट इटियोलॉजी और कोज। इटियोलॉजी और कोजेज कि कौन कौन से वो कारण होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्सन के अंदर हाइपोकैलेमिया डेवलप होने के लिए। तो इसके अंदर फर्स्ट कोज है अपना डिक्रीज पोटेशियम इंटेक। पोटेशियम की इंटेक कम होने के कारण क्या हो सकता है? हाइपोकैलेमिया हो सकता है। और पोटेशियम इंटेक डिक्रीज कब होगी? या तो होगी फास्टिंग की कंडीशन या एनपीएम। अगर पेशेंट एनबीएम और एनपीओ है तो उस कंडीशन के अंदर पोटेशियम की इंटेक डिक्रीज हो जाएगी। देन सेकंड कोज होता है इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन। इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन। पोटेशियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज कब होगा? तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा डायूरेटिक्स एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज के कारण। अगर कोई पर्सन डायूरेटिक्स का और कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर रहा है तो उसके अंदर पोटेशियम का ज्यादा एक्सक्रीशन होगा एंड हाइपोकैलेमिया डेवलप हो जाएगा।
कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज के कारण हो सकता है, या एक डिजीज होती है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, एक एंडोक्राइन डिजीज है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के हाइपर फंक्शन के कारण होती है। एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स पार्ट होता है उसके द्वारा एक्सेस अमाउंट में कोर्टिसोल का प्रोडक्शन होगा। देन कोर्टिसोल का एक्सेस प्रोडक्शन होने के कारण क्या होगा, पोटेशियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरह एक्सेसिव डायाफोरेसिस, एक्सेसिव डायाफोरेसिस मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण भी पोटेशियम लॉस हो सकता है। देन डायरिया एंड वोमिटिंग, डायरिया के कारण एंड वोमिटिंग के कारण भी पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो सकता है या पोटेशियम लॉस हो सकता है। देन इसके अलावा रीनल फेलियर या रीनल डिजीज, रीनल डिजीज के अंदर क्या होगा कि अपन पढ़ते हैं किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन की जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो 3 स्टेप होती है। सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन, देन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। तो किडनी डिजीज के अंदर क्या होगा, किडनी रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, फिल्ट्रेशन के कारण जो पोटेशियम का फिल्ट्रेशन होगा उस पोटेशियम को वापस रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया डेवलप हो जाएगा। तो रीनल डिजीज के अंदर क्या होगा, डिक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, डिक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम। तो इस तरह से ये 2 मेजर कोज होते हैं अपने की, या तो पोटेशियम की इंटेक डिक्रीज हो जाए या एक्सक्रीशन और लॉस पोटेशियम का बढ़ जाए, तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया डेवलप हो सकता है। देन थर्ड जो कोज होता है उसके अंदर क्या होगा, मैंने बताया था कि पोटेशियम मोस्टली प्रेजेंट होता है अपनी सेल्स के अंदर। कहाँ पे, सेल्स के अंदर। देन कुछ अमाउंट में पोटेशियम प्रेजेंट होता है अपने एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर ही आता है अपना ब्लड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आता है अपना ब्लड। तो कुछ अपने सीरम के अंदर भी प्रेजेंट होता है और जिसको अपन बोलते हैं सीरम पोटेशियम लेवल। इसी सीरम पोटेशियम का कम होना क्या कहलाता है, हाइपोकैलेमिया। तो कुछ कंडीशंस होती है जिसके अंदर क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर पोटेशियम है वो शिफ्ट हो जाएगा इंट्रा सेल्यूलर के अंदर। कहाँ पे, जो ब्लड के अंदर पोटेशियम है वो शिफ्ट हो जाएगा सेल के अंदर, और ब्लड का पोटेशियम सेल के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, सीरम पोटेशियम कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। तो थर्ड इटियोलॉजिकल जो कैटेगरी है मींस शिफ्टिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम इनटू इंट्रासेल्यूलर स्पेस। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम है वो इंट्रासेल्यूलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सीरम के अंदर पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा और हाइपोकैलेमिया डेवलप हो जाएगा। तो वो कंडीशन होती है एल्केलोसिस। एल्केलोसिस के अंदर क्या होता है, सीरम पोटेशियम शिफ्ट हो जाता है सेल के अंदर एंड हाइपर इंसुलिनिज्म। हाइपर इंसुलिनिज्म मींस इंसुलिन का एक्सेसिव प्रोडक्शन होना, इंसुलिन का या तो पैंक्रियाज के द्वारा एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा या एक्सेसिव यूज के कारण। अगर कोई पर्सन डायबिटिक पेशेंट है और एक्सेसिव इंसुलिन का यूज कर लिया रिक्वायरमेंट से ज्यादा, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम इंट्रासेल्यूलर स्पेस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा एंड हाइपोकैलेमिया डेवलप हो जाएगा। तो थर्ड कैटेगरी शिफ्टिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम इनटू इंट्रासेल्यूलर स्पेस। इसके अलावा डाइल्यूशन ऑफ सीरम पोटेशियम, सीरम पोटेशियम के डाइल्यूशन के कारण भी हाइपोकैलेमिया हो सकता है,
और डाइल्यूशन कब होगा? एक्सेसिव वाटर इंटेक के कारण। अगर ओरल इंटेक ज्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा अगर कोई पर्सन वाटर का कंजप्शन कर ले, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सीरम के अंदर वॉल्यूम थी वो इंक्रीज हो जाएगी और पोटेशियम डाइल्यूट हो जाएगा, कंसंट्रेशन पोटेशियम की कम हो जाएगी और हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे वाटर इंटॉक्सिकेशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन के कारण क्या हो सकता है? हाइपोकैलेमिया। देन एक्सेसिव यूज ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड ज्यादा यूज करने के कारण, और आईवी फ्लूइड कौन से? पोटेशियम डेफिसिट। ऐसे आईवी फ्लूइड जिनके अंदर पोटेशियम नहीं है, क्योंकि पोटेशियम वाले अगर आईवी फ्लूइड यूज करेंगे तो पोटेशियम इंक्रीज होगा, लेकिन पोटेशियम डेफिसिट आईवी फ्लूइड अपन यूज कर ले, जैसे डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 10% या डेक्सट्रोज 5% प्लस नॉर्मल सेलाइन, तो ये क्या होते हैं? पोटेशियम डेफिसिट आईवी फ्लूइड होते हैं। पोटेशियम डेफिसिट बिना पोटेशियम वाले आईवी फ्लूइड होते हैं। तो अगर ये ज्यादा चढ़ाएंगे अपन तो भी क्या हो जाएगा? पेशेंट के अंदर हाइपरवोलेमिया हो जाएगा और सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी एंड हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। तो इस तरह से ये इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो किसी पर्सन के अंदर हाइपोकैलेमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर किसी पर्सन को हाइपोकैलेमिया हो जाए तो सारे सिस्टम अफेक्ट होंगे और उनमें से मोस्टली कार्डियोवास्कुलर एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अफेक्ट होगा। तो इन सिस्टम के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे उनके बारे में अपन बात करते हैं। मींस क्लिनिकल फीचर्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट अपना सब हेडिंग क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोकैलेमिया। क्लिनिकल फीचर्स। और क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे फर्स्ट अफेक्ट होगा कार्डियोवास्कुलर। कौन सा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या मिलेगा? वीक, थ्रेडी, इरेगुलर पल्स। वीक, थ्रेडी, इरेगुलर पल्स। देन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, वीक, थ्रेडी एंड इरेगुलर पल्स रेट यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी। एंड पेशेंट के अंदर मिलेगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, या अपन इसको बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं? सुपाइन हाइपोटेंशन। मीन्स जब तक पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहेगा इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, और जैसे ही सुपाइन पोजीशन से ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, मीन्स सिटिंग पोजीशन में आएगा या स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह का हाइपोटेंशन होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या सुपाइन हाइपोटेंशन। तो ये अपने को देखने को इसके अलावा ईसीजी के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ईसीजी चेंजेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या क्या ईसीजी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नॉर्मल ईसीजी की अपन बात करें तो नॉर्मल ईसीजी के अंदर क्या होता है? पी वेव होती है, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है एंड टी वेव होती है। पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। अब यहाँ पे क्या होगा? हाइपोकैलेमिया के अंदर डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट, डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट या इन्वर्जन ऑफ एसटी सेगमेंट। इन्वर्जन ऑफ एसटी सेगमेंट मीन्स ये एसटी सेगमेंट क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड रहेगा, इन्वर्जन हो जाएगा एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट का इन्वर्जन हो जाएगा। देन सेकंड वन फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव। टी वेव या तो फ्लैट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी या इन्वर्टेड हो जाएगी। इस तरह से हो जाएगी, टी वेव का इन्वर्जन हो जाएगा। तो देखो पी क्यू आर एस टी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो गया और टी वेव फ्लैट हो जाएगी या इन्वर्जन हो जाएगा। इसके अलावा देखने को मिलेगी यू वेव। नॉर्मल ईसीजी के अंदर यू वेव फाइंड आउट नहीं होती, लेकिन हाइपोकैलेमिया के अंदर यू वेव भी देखने को मिलेगी।
तो इस तरह से ईसीजी के अंदर 3 चेंज मिलेंगे, इन्वर्जन ऑफ एसटी सेगमेंट, डिप्रेशन ऑफ टी वेव या फ्लैट टी वेव एंड यू वेव। क्या क्या मिलेगा, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन मिलेगा, इन्वर्जन मिलेगा, फ्लैट टी वेव मिलेगी या टी वेव का भी इन्वर्जन मिलेगा, डाउनवर्ड मिलेगी, एंड यू वेव देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये 3 मेजर ईसीजी के अंदर चेंजेस फाइंड आउट होते हैं अपने को हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट के अंदर। देन अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मिलेगा सालो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन स्लो मिलेगा, एंड डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। ब्रीथ साउंड जो होंगे वो क्या मिलेंगे, डिमिनिश्ड मिलेंगे, डिप्रेस्ड मिलेंगे। डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये 2 कार्डियोवास्कुलर के अलावा रेस्पिरेटरी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करता है। और स्केलेटल मसल्स के अंदर आती है अपने इंटरकोस्टल मसल। मैंने बताया था ये मोस्टली मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है, मस्कुलो स्केलेटल को। और मस्कुलो स्केलेटल को अफेक्ट करने के कारण इंटरकोस्टल मसल्स को भी अफेक्ट करेगा। और इंटरकोस्टल मसल्स वीक हो जाएगी, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। और इंटरकोस्टल मसल्स ही क्या करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करने का काम करती है। जब इंटरकोस्टल मसल्स ही वीक हो जाएगी, रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करेगी अच्छे से, तो रेस्पिरेशन स्लो हो जाएगा एंड ब्रीथ साउंड क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। देन अपन बात करते हैं मस्कुलो स्केलेटल, मस्कुलो स्केलेटल या न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर क्या चेंजेस मिलेंगे, न्यूरोमस्कुलर, साथ में न्यूरोमस्कुलर के भी सिम्टम है और मस्कुलो स्केलेटल के भी। तो पेशेंट के अंदर कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, कंफ्यूजन मिलेगा, लेथार्जी मिलेगी, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ये तो न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड कंफ्यूजन, लेथार्जी एंड कोमा। देन स्केलेटल सिस्टम की मैं बात करूं तो मसल वीकनेस क्या होगी, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। देन लेग क्रैम्प्स, लेग्स के अंदर क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे। देन इंक्रीज्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स यहाँ पे हाइपोकैलेमिया के अंदर इंक्रीज मिलती है, बढ़ी हुई मिलती है। तो ये न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड एंड मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स हैं जो हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट के अंदर डेवलप होंगे। इसके अलावा जीआई सिस्टम के भी कुछ सिम्टम्स जैसे कि नोजिया एंड वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, डिक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगी। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डिक्रीज होगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन होगा तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्या होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। तो ये जनरल सिम्टम्स होते हैं जो कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इनके बाद अपने को क्या करना है, डिजीज को डायग्नोस करना होता है। तो डायग्नोस करने के लिए अपन करेंगे डिजीज का क्या करेंगे, डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस के लिए अपन एक तो करवाएंगे सीरम पोटेशियम लेवल, क्या करवाएंगे, सीरम पोटेशियम लेवल, जो कि मिलेगा डिक्रीज्ड, एंड ईसीजी। ईसीजी अपन इसलिए करवाएंगे क्योंकि हाइपोकैलेमिया के अंदर ईसीजी के अंदर चेंजेस फाइंड आउट होते हैं, तो उनको पता करने के लिए अपन ईसीजी करवाएंगे। अब डायग्नोस होने के बाद अपने को करना होता है इस पेशेंट का ट्रीटमेंट। क्या करेंगे अपन, ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट के लिए अपन करेंगे फर्स्ट वन, पोटेशियम रिच डाइट। क्या देंगे पेशेंट को, पोटेशियम रिच डाइट देंगे, जो मैंने बताए थे फूड पोटेशियम रिच, वो अपन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। देन अवॉइड और स्टॉप, अगर यूज कर रहा है डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स को बंद करेंगे, एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड को भी अपन बंद कर देंगे। इसके बाद अपने को करना है इन्फ्यूजन ऑफ पोटेशियम,
आईवी रूट से अपन पोटेशियम इन्फ्यूज करेंगे पेशेंट के अंदर अगर सीवियर कंडीशन है तो इस तरह से ये 3 ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती है जो अपन हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट के अंदर यूज करते हैं। देन अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिस प्रकार के पेशेंट के अंदर सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं उनको अपन ट्रीट कर सकते हैं। देन अपने को मॉनिटर करना होता है पेशेंट को केयरफुली, क्योंकि ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशन है। और केयरफुली अपन क्या मॉनिटर करेंगे, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को मॉनिटर करेंगे, अपन पेशेंट की ईसीजी को मॉनिटर करेंगे, अपन पेशेंट के इनपुट आउटपुट को मॉनिटर करेंगे, पेशेंट के कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस को, पेशेंट की ईसीजी को एंड पेशेंट के इनपुट आउटपुट को केयरफुली मॉनिटर करना होता है, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशन है। तो इस तरह से ये अपनी आज की डिजीज कंडीशन हाइपोकैलेमिया, जिसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अपन ने आज की क्लास में डिस्कस किया। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स, डाउट्स आते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही क्लास के बारे में जो आपके सजेशंस है, जो फीडबैक्स है, उनको भी आप कमेंट करके बताएं, ताकि टाइम टू टाइम हम अपने क्लास कंटेंट को एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज।